पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि हु युहाओ खाना खाकर निकलने ही वाला था, तभी एक शिक्षक ने उसे रोक लिया था। अब आगे देखेंगे। वह मध्यम आयु का आदमी पीछे की ओर लड़खड़ा गया। हो युहाओ से निकल रही वह भयानक औरा उसे भयभीत कर रही थी। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि 20 साल के आसपास दिखने वाला ये युवक इतनी डरावनी औरा छोड़ सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सेविज बीस्ट इंसानी रूप में उसके सामने खड़ा हो। हुयुहाओ ने मुड़कर निंग टियान की ओर देखा, जिसके चेहरे पर भी डर साफ झलक रहा था। उसने हल्का सा सिर हिलाकर कहा, जैसा तुमने कहा वैसा ही करो। डीन चाय को बुलाओ ताकि वह इस मामले को संभाले। आज के लिए सबका धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर हुयुहाओ ने एक ही कदम में कैंटीन से बाहर कदम रखा और सबकी नजरों से ओझल हो गया। निंगटियन और वू फेंग ने एक दूसरे की ओर देखा। निंगटियन की आंखों में भय था, जबकि वू फेंग के चेहरे पर असहायता और झुंझलाहट। उसके होंठों के कोने हल्के से फड़क उठे और उसने कड़वी हंसी के साथ सिर हिलाया। वह अभी कुछ देर पहले ही हुआ से आगे निकलने की बात कर रही थी, और अब उसने सामने ही अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन देखा। आ, भले ही वह शिक्षक कोई महान सोल मास्टर न हो, लेकिन वह एक सोल दुलू था। नहीं तो वह श्रेक एकेडमी में बाहरी स्टाफ सदस्य कैसे बन पाता। लेकिन ऐसा शिक्षक भी हो युहाओ के सामने बिल्कुल असहाय नजर आया। हालांकि यह उसकी लापरवाही का नतीजा था, फिर भी हो युहाओ से निकलने वाला दबाव किसी टाइटल डोलो से भी ज्यादा भयानक था। ऊपर से युहाओ ने उसकी पकड़ को इतनी आसानी से छुड़ा लिया। क्या इसका मतलब उसका कल्टीवेशन स्तर? यह सोचकर वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध था, जिनमें शेहुआन्युए, डाइहुआबिन और जुलू जैसे पुराने परिचित भी शामिल थे। शेहुआन्युए ने जबरन हंसते हुए कहा, अगर हम उसकी तुलना करते रहे तो हमेशा ही निराश रहेंगे। लगता है इस जीवन में हम उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। वू फेंग ने तुरंत मुड़कर कहा, मैं डीन ख्याई को बुलाने जा रही हूँ। भीतर के विद्यार्थियों को धीरे धीरे होश आया। किसी ने धीरे से कहा, उस सीनियर ने कहा था नन, वो सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट में जा रहा है। मुझे भी जल्दी करनी होगी, वक्त हो गया है। जो विद्यार्थी अकेले थे, खासकर लड़कियां, सब एक साथ वहां से निकल गईं। जिनके साथी पहले से थे, वे वहीं रुककर उस अपमानित और पहले घमंडी शिक्षक के चारों ओर जमा हो गए। कैंटीन से बाहर निकलने के बाद हो युहाओ थोड़ा उलझ गया। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट के लिए इकट्ठा होना कहाँ था। ओह, चील की तरफ ही चलते हैं, उसने खुद से कहा। कार्यक्रम वहीं होता है, तो गलत नहीं हो सकता। उसे अभी याद था कि पिछली बार उसने कहाँ से लेक पर कदम रखा था। सोचते ही वह तेजी से उसी उसी दिशा में भागा। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि इनर कोर्टयार्ड कई छात्र लाल यूनिफॉर्म पहने दो दो या तीन तीन के समूह में झील की ओर जा रहे थे। यह देखकर उसे यकीन हो गया कि वही सही दिशा है। होइहो ने धीरे से सांस छोड़ी। अगर पता होता तो मैं भी लाल कपड़े पहन लेता। ये सफेद कपड़े लेक पर जाते वक्त थोड़े ज्यादा नजर आएंगे। लेकिन अब लौटकर बदलने का समय नहीं था। देर होने का मतलब मुसीबत मोल लेना था। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, अरे युहाओ, एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर तुम्हें ढूंढ रही थी, डर थी कि तुम नहीं आओगे। अच्छा हुआ तुम यहाँ हो। दो आकृतियां तेजी से उसकी तरफ आईं और युहाओ को राहत मिली। वे पुराने परिचित थे। टीचर वांग, सीनियर सिस्टर हन, नमस्ते। वांग यान वही शिक्षक था जिसने युहाओ की टीम को कॉन्टिनेंटल एडवांस्ड सोल मास्टर एकेडमी सोल डुलिंग टूर्नामेंट के पहले सीजन में नेतृत्व दिया था। उसके साथ उसकी प्रेमिका हान रुओ रुओ थी, जो पहले इनर कोर्टयार्ड की छात्रा रही थी और अब शिक्षक बन चुकी थी। जंग लेक्सन के बाद सबसे सक्षम महिला छात्रा। हान रुओ की सोल स्किल्स की याद आते ही युहाओ के मन में अब भी एक हल्का सा भय कौंध गया। वांग यान अब पहले की तुलना में ज्यादा प्रसन्न और हल्के स्वभाव के लग रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आखिर तुम आ ही गए युहाओ। लेक्सुन बहुत चिंतित थी। उसने तो किसी को तंग सेक तक भेज दिया था तुम्हें ढूंढने। अब ठीक है, चलो जल्दी करो, देर मत करना। हनरोरो हंसी और बोली, हाँ, अगर तुम देर करोगे तो माफी नहीं मिलेगी। एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर और मैं इस बार होस्ट्स हैं। युहाओ ने हंसते हुए कहा, एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर का आदेश हो तो देर करने की हिम्मत ही कहाँ। बस कुछ खाने चला गया था और लौटकर याद नहीं रहा कि इकट्ठा कहाँ होना था। अच्छा हुआ आप दोनों मिल गए। वैसे भी मेरे आने न आने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर एकेडमी के नियम होते तो मैं तो बस औपचारिकता निभाने भी ना आता। हनरोरो ने मुस्कुराकर कहा, औपचारिकता के लिए सही, लेकिन तुम्हें आना तो पड़ेगा। चलो। तीनों झील की ओर बढ़े। अभी पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ था। वह पिछली बार से पहले ही पहुंच गया था।
अंदरूनी आंगन के लड़के अभी पूरी तरह इकट्ठा नहीं हुए थे, जबकि लड़कियों को किसी और दिशा में ले जाया जा रहा था। युहाओं ने लेक की सतह पर नजर डाली। संध्या की रोशनी में चमकती वह झील उसे गहराई से सोच में डाल गई। उसे सब याद आया, कैसे पिछली बार डोंगर वहां आई थी, अपने असली रूप में कैसे उसने मुस्कुराकर कहा था इडियट। थोड़ी नटखट, थोड़ी झुंझलाहट भरी, लेकिन आंखों में खुशी लिए। वह दृश्य युहाओं कभी नहीं भूल सकता था। काश मैं उस पल में लौट पाता। उसने मुट्ठियां भींच ली। डोंगर की याद और उसकी तड़प अचानक दिल में उमड़ आई। हनरोरो ने आश्चर्य से पूछा, युहाओ तुम ठीक तो हो? युहाओं की स्पिरिचुअल पावर अब पहले से कई गुना ज्यादा थी। उसकी भावनाएं जैसे ही उभरी, वह शक्ति स्वतः बाहर फैल गई। इतनी कि हनरोरो जैसी ताकतवर सोल मास्टर भी एक पल के लिए कांप उठी। युहाओं को एहसास हुआ, उसने खुद को शांत किया और हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, मैं ठीक हूँ सीनियर सिस्टर। हनरोरो मुस्कुराई, बस ठीक रहना। मैं होस्ट हूँ तो अब मुझे तैयारियों के लिए जाना होगा। तुम दोनों यहीं रुको, समय आने पर कोई तुम्हें बुलाने आएगा। वह हाथ हिलाकर आगे बढ़ गई। युहाओं ने देखा कि वांगयान की नजरें तब तक हनरोरो का पीछा करती रहीं जब तक वह दृष्टि से ओझल नहीं हुई। युहाओ हंस पड़ा, टीचर वांग, लगता है आप भी प्रेम की नदी में गहरे उतर चुके हैं। वांगयान का चेहरा लाल पड़ गया। बकवास मत करो और सुनो, मैं कल तुम्हारे ग्रेजुएशन टेस्ट के असेसर्स में से एक हूं। क्या? आप असेसर हैं? युहाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर थोड़ी रियायत दे देना टीचर वांग। वांग यान ने हल्की हंसी के साथ कहा, युहाओ भूलना मत, कल का टेस्ट आसान नहीं होगा। कई लोग तुम्हें टेक केयर करने का इंतजार कर रहे हैं। क्या मतलब? मुझे टेक केयर करेंगे? यो ने चौंक कर पूछा। वांग यान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, लगता है तुम्हें अब तक नहीं पता कि इनर कोर्टयार्ड के ग्रेजुएशन असेसमेंट के नियम क्या हैं। मैं बताता हूँ। युहाओ ने झुककर कहा, धन्यवाद टीचर वांग। तो क्या होगा कल? वांग यान ने समझाया, हमारे इनर कोर्टयार्ड के हर छात्र को स्वर्ग से चुना हुआ प्रतिभाशाली कहा जा सकता है। हर एक के पास अपनी अनोखी क्षमता होती है। अगर कोई ग्रेजुएट होना चाहता है तो उसे अपने सबसे मजबूत क्षेत्र में एकेडमी के मानकों को पार करना होता है। इसलिए हर छात्र का असेसमेंट अलग होता है। सबका टेस्ट अलग अलग ढंग से लिया जाता है। ऊह! युहाओं के मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। हालांकि उसका कल्टीवेशन अब 8 रिंग्स तक पहुंच चुका था, फिर भी वांग यान की बातें सुनकर उसे लगा कि उसके लिए राह आसान नहीं होगी। वह सोचता था कि यह बस एक औपचारिकता होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा था। युहाओं ने धीरे से पूछा, टीचर वांग, फिर ये ग्रेजुएशन असेसमेंट होगा कैसे? वांग यान ने उत्तर दिया, मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि परीक्षा कैसे ली जाएगी, लेकिन इतना तय है कि यह आसान नहीं होगी। सुना है एल्डर शुआन ने तुम्हारा असेसमेंट खुद डिजाइन किया है। तुम सी गॉड्स पेविलियन के सबसे कम उम्र के सदस्य हो और एकेडमी के लिए बहुत योगदान दे चुके हो। इसीलिए एकेडमी तुम्हें और मजबूती से परखना चाहती है, इसलिए तुम्हारा टेस्ट बेहद कठोर होगा। सी गॉड्स पवेलियन ने तुम्हारे परीक्षा कार्यों पर चर्चा के लिए विशेष बैठक बुलाई है। मुझे बस इतना पता है कि कल तुम्हारे 7 असेसर्स होंगे। डीन यैन, डीन काय, डीन शियन और जैंग लेक्सुअन उनमें से कुछ है। बाकी दो के बारे में मुझे पता नहीं। युहाओ की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी परीक्षा के लिए पूरा सी गॉड्स पवेलियन एक साथ बैठक कर चुका था। 7 परीक्षक। उसने गहरी सांस ली। टीचर शुआन तो वैसे ही मुझे छोड़ने वाले नहीं, और अब एकेडमी भी। जिंदगी वाकई मुश्किल है। वांग यान उसकी उदास शक्ल देखकर हंस पड़े। बस करो, ये सब एकेडमी की देखभाल है। अगर पास नहीं हुए तो बस यहीं रहकर और कल्टिवेट करते रहना। देखो, तुम्हारी एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर भी अब यहीं शिक्षिका है। तुम सी गॉड्स पेविलियन के सदस्य हो। चाहो तो वही कर सकते हो। युहाओ के चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी। वह जानता था, टीचर श्वान अब उसे सोल टूल्स बनाना अच्छी तरह सिखाना चाहते हैं। अगर वह एक अच्छा पिल फर्नेस नहीं बना पाया तो टैंक सेक्ट की ताकत नहीं बढ़ा पाएगा। इसलिए उसे कल की ग्रेजुएशन असेसमेंट किसी भी हालत में पास करनी ही थी, चाहे जितनी कठिन क्यों ना हो। उन्होंने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। अब सोचने से कुछ नहीं होने वाला था। जो होगा देखा जाएगा। इस समय उसे बस आने वाली मुश्किलों का सामना करना था। शिक्षक अब तक ये नहीं जानते थे कि वह आधिकारिक रूप से 8वें रिंग वाला सोल डोलू बन चुका है। इसलिए इस बार का ग्रेजुएशन असेसमेंट उसके लिए बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। आखिरकार अकादमी के शिक्षक और एल्डर्स भी उसकी असली शक्ति की गहराई से वाकिफ नहीं थे। उसके पास 5 शक्तिशाली स्पिरिट्स का सहारा था। ऐसे में वह परीक्षा पास न करे, यह तो नामुमकिन था।
यह सोचकर हुओ युहाओ के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसका मन थोड़ा हल्का हो गया। धीरे धीरे आसमान अंधेरा होने लगा। सी गॉड्स लेक के किनारे रोशनी की कतारें जगमगाने लगीं। अपनी स्पिरिट आइज से उसने देखा कि आउटर कोर्टयार्ड के छात्र पहले ही झील के चारों ओर घेरा बना चुके थे। खासकर आगे वाले तो लगभग झील के किनारे तक पहुंच गए थे। किसी ने ऊंची आवाज में कहा कि जो भी छात्र आज के ब्लाइंड डेट में भाग ले रहे हैं वे तैयार हो जाएं। तुरंत ही इनर कोर्टयार्ड के सभी पुरुष छात्र झील के किनारे एकत्र हो गए। वांगयान ने कहा कि जल्दी जाओ, देर मत करना। होयुहाव मुस्कुराया और बोला कि ठीक है टीचर वांग, कल के टेस्ट में थोड़ा नरमी रखना, आखिर मैं भी तुम्हारा छात्र हूँ। अगर मैं पास नहीं हुआ तो तुम्हारी इज्जत पर बात आ जाएगी, है ना? वांगयान हंस पड़ा और बोला कि ऐसी बातें मत करो। अब तुम सी गॉड्स पवेलियन का हिस्सा हो, तुम्हारा दर्जा मुझसे ऊपर है। और फिर मैंने तुम्हें सिखाया भी क्या है। अब तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। हुयुहाव ने ज्यादा बात नहीं बढ़ाई और एक पल में वहां से गायब होकर झील के किनारे जा पहुंचा। इस समय इतनी भीड़ थी कि भले ही वह बस औपचारिकता निभाने आया हो, फिर भी उसे थोड़ा गंभीर तो होना ही था। उसके मन में केवल कल की ग्रेजुएशन टेस्ट घूम रही थी। उसे सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। झील की सतह पर हल्का अंधकार था। झील की सतह पर धुंध छाई हुई थी जिससे अंदर झांक पाना मुश्किल था। हुआयुहाव चुपचाप उन पुरुष छात्रों की भीड़ के पीछे खड़ा रहा और सोचने लगा कि कल वह परीक्षा का सामना कैसे करेगा। तभी झील के दूसरे छोर से एक विशाल नाव आती दिखाई दी। पूरा जहाज रोशनी से नहाया हुआ था। उस पर इनर कोर्टयार्ड के शिक्षक और एल्डर्स समारोह देखने आए थे। सबसे आगे एल्डर श्वान बैठे थे। हाथ में वही बड़ी शराब की बोतल थी जिसे उन्होंने बहुत समय से नहीं छुआ था। बगल में भुने हुए चिकन लेग्स की प्लेट रखी थी। चेहरा हमेशा की तरह निश्चिंत और खुश। एल्डर सॉन्ग, यान शाओजे, शियान लिनर और अन्य एल्डर्स भी वहीं मौजूद थे। साथ में कुछ इनर कोर्टयार्ड के शिक्षक भी थे। सिर्फ डीन खाए वहां नहीं थी। डीन खाए अभी भी उस नए जिद्दी शिक्षक से निपट रही थी जिसने हाल ही में एक इनर कोर्टयार्ड छात्र का बैज जब्त किया था और बाद में पता चला कि वह छात्र श्रेक एकेडमी के इतिहास का सबसे युवा सी गॉड्स पवेलियन सदस्य था। यह सुनकर वह शिक्षक गुस्से और पछतावे से भर गया। वह अपनी ताकत दिखाना चाहता था पर नतीजा उल्टा हुआ। इनर कोर्टयार्ड के छात्रों ने ही उसे सबक सिखा दिया। जैसे हर साल होता था, कुछ छात्र इस सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट में पहली बार भाग ले रहे थे और कुछ पहले भी आ चुके थे। जो पहले आ चुके थे वे जानते थे कि आगे क्या होगा, जबकि नए छात्र उत्साह और घबराहट से भरे हुए थे। अकादमी का जीवन बस साधना और पढ़ाई काफी नीरस था। ऐसे में ये कार्यक्रम युवा लड़के लड़कियों के लिए अपने कौशल दिखाने और शायद जीवन साथी पाने का सुनहरा मौका था। वह विशाल नाव झील के किनारे नहीं रुकी, बल्कि बीच झील में जाकर ठहर गई। अचानक झील की सतह से हल्की रोशनियां उठने लगीं और आउटर कोर्टयार्ड के छात्रों की भीड़ तालियों और जयकारों से गूंज उठी। कुल 16 सुनहरी किरणें झील से उठीं। हर एक किरण पर एक युवती खड़ी थी, लंबे सफेद गाउन में सजी हुई। सभी के सिर पर पहले जैसी नुकीली बांस की टोपी थी और 3 फीट लंबा सफेद घूंघट उनके चेहरे को पूरी तरह ढके हुए था। झील की रोशनी में वे सभी मानो किसी स्वर्ग की अप्सराएं लग रही थीं। उनकी शांत, अलौकिक सुंदरता सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। ये दृश्य देखकर हुआ युहाव अपने विचारों से बाहर आया। जब उसकी नज़र उन फेरीज पर पड़ी तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हाँ, भले ही वह बस औपचारिक रूप से आया था, लेकिन जब वह दोबारा सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट का हिस्सा बना, तो कैसे शांत रह सकता था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहली बार हुआ था, जब उन लड़कियों में से एक उसकी डोंगर थी। पोयुहाव को ऐसा लगा मानो वह सपना देख रहा हो और अपने भावों पर काबू नहीं रख पाया। 16 लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी थीं, झील के किनारे की ओर मुख करके, जबकि मेल स्टूडेंट्स उत्साह से भरे खड़े थे। आउटर कोर्टयार्ड के दर्शक शायद उनसे भी ज्यादा रोमांचित थे। हर तालियों की गूंज पिछले से तेज थी। उसी समय दो और सफेद प्रकाश की किरणें आसमान की ओर उठी और दो और आकृतियां प्रकट हुईं। दोनों बेहद सुंदर थीं। बाईं ओर थी सफेद पोशाक में हन रुओ रुओ, थोड़ी देर में तैयार होकर आई थी, मानो बर्फीले पर्वत पर खिला सफेद कमल। दाईं ओर खड़ी थीं हुओ युहाओ की एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर। पहले की तरह उन्होंने वही लंबा पीला गाउन पहना था जो उन्हें एक खिले हुए फूल जैसा बना रहा था, अतुलनीय सुंदरता की प्रतीक। हनरुरो ने ऊंची आवाज में कहा, सीगॉड्स लेक पर किस्मत की मुलाकात, प्रेम जो पल भर में जन्म ले और श्रेक जिसका साक्षी रहे सदियों तक। आप सभी का इस सुंदर शाम में स्वागत है।
आज रात का ये सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट शुरू होने जा रहा है। मैं आज की आपकी होस्ट हूँ और अपनी एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर की ओर से सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देती हूँ कि आप अपने मन का प्रेम पा सकें। उसने आगे कहा, साथ ही मैं सी गॉड्स पवेलियन के सभी एल्डर्स और यहाँ उपस्थित शिक्षकों का आभार व्यक्त करती हूँ। आपके मार्गदर्शन और सहयोग के बिना हम आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और हमारे आउटर कोर्टयार्ड के जूनियर्स, यदि तुम भी एक सच्चा और स्वीकृत प्रेम पाना चाहते हो, तो मेहनत करो, साधना करो और एक दिन इनर कोर्टयार्ड का हिस्सा बनो। एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आउटर कोर्टयार्ड के मेल स्टूडेंट्स तो जैसे जोश से भर गए। अगर सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट देखने की बाध्यता न होती, तो हनरोरुओ के शब्द ही उन्हें फिर से साधना में झोंक देने के लिए काफी थे। नाव पर बैठे यान शाओ मुस्कुराए। लगता है आउटर कोर्टयार्ड के बच्चों को यहाँ आने देने का निर्णय बिल्कुल सही था। इस समारोह के बाद उनके अंदर साधना का जोश जरूर बढ़ जाएगा। शैनलिनर ने धीरे से कहा कि हम औरतों को लुभाने का अच्छा बहाना है। यान शाओजे बस मुस्कुरा दिए और कुछ नहीं बोले। अब जैंगलेक्सवन ने बोलना शुरू किया। अब हम उन सभी मेल स्टूडेंट्स को आमंत्रित करते हैं जो ब्लाइंड डेट में भाग ले रहे हैं। झील की सतह पर अब 36 स्तंभ दिखाई देंगे। जो छात्र हमारे सी गॉड्स फेरीज के सबसे करीब की स्थिति हासिल करेंगे, वे पहले राउंड में पहुंचेंगे। जो पीछे रह गए, उन्हें पहले राउंड में मौका नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान दो, चाहे जो तरीका अपनाओ, अगर तुम उन प्रकाश स्तंभों वाले वाटर लिली के पत्तों पर उतर गए, तो वह स्थान तुम्हारा होगा। लेकिन अगर पानी में गिर गए, तो तुम प्रतियोगिता से बाहर हो जाओगे। तैयार हो जाओ। 3, 2, शुरू। अचानक झील की सतह से 36 प्रकाश स्तंभ उठे। वे 3 पंक्तियों में सजे थे। प्रत्येक पंक्ति के बीच लगभग 5 मीटर की दूरी थी और वे झील के केंद्र में समान रूप से फैले हुए थे। लड़कियों से लगभग 100 मीटर और किनारे से 200 मीटर दूर। जंगलेक्सवन के बोलते ही इन कोर्टयार्ड के छात्र बिजली की तरह उछले और उन स्तंभों की ओर दौड़े। सभी आगे बढ़ना और अपनी क्षमता दिखाना चाहते थे। ये दिल जीतने का सबसे अच्छा तरीका था। बस एक ही व्यक्ति था जो नहीं हिला। उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें तैरने लगीं। यही वह जगह थी जहां उसने डोंगर से अपने रिश्ते को स्वीकार किया था। हालांकि आज सब कुछ बदल गया था, पर दृश्य वही था, भावनाएं वही थीं। वह धीरे से झील के ऊपर तैरते हुए आगे बढ़ा, बिना कोई शक्ति दिखाए। उसने अपनी कोई क्षमता प्रदर्शित नहीं की, बस सबसे पीछे रहकर एक वाटर लिली पर उतरा। उसने अपना मार्शल सोल सक्रिय नहीं किया, बल्कि इमिटेशन का उपयोग करके अपने सफेद कपड़ों का रंग लाल कर लिया। वह ध्यान का केंद्र नहीं बनना चाहता था। आखिर वह बस औपचारिकता निभाने आया था। उसका एकमात्र उद्देश्य था कम से कम ध्यान आकर्षित करना। सभी छात्र अपनी जगह पर पहुंच गए। जो पहले पंक्ति में पहुंचे, वे खुश होकर मुस्कुरा रहे थे। शुरुआत हमेशा कठिन होती है और उन्होंने पहला कदम सही उठाया था। वे अकेले वही थे जिन्हें लड़कियां सीधे देख सकती थीं। सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट सिर्फ प्रेम प्रस्ताव का मौका नहीं था, यह अपनी ताकत और क्षमता दिखाने का अवसर भी था। कौन नहीं चाहता था कि अकादमी उसकी ओर ध्यान दे? जंगलेक्सुन ने कहा, सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट सी गॉड्स लेक पर होने वाला है। आज रात हम अपना सालाना सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट फिर से आयोजित करने जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि सभी बहुत समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। ये ब्लाइंड डेट 5 हिस्सों में बांटी होगी। सब लोग तैयार रहे। मैं एक बात फिर से याद दिला दूं, अगर कोई भी पानी में गिरा, तो चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसे बाहर समझा जाएगा। हम आज की रात सबसे खूबसूरत सी गॉड्स फेरी और सबसे भाग्यशाली युवक को चुनेंगे। लेकिन पहले तुम्हें सी गॉड्स फेरीज का चेहरा उजागर करना होगा। यही पहला कदम होगा जिससे पुरुष छात्र अपनी क्षमता दिखा पाएंगे। हनरूरो ने आगे कहा, बिल्कुल सही। अब हम शुरू करते हैं पहला भाग, आपसी भावनाएं, म्यूचुअल फीलिंग्स। हम पहले पंक्ति के बाएं तरफ से शुरुआत करेंगे। हर पुरुष छात्र अपनी पूरी कोशिश करे और किसी महिला छात्रा के सिर से उसका बैम्बू हैट हटाने की कोशिश करे। लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा हदपार मत करना, वरना लड़कियां भी शालीनता नहीं दिखाएंगी और पलटकर जवाब देंगी। और अगर ऐसा हुआ, तो मैं कुछ नहीं देख पाऊंगी। इसके अलावा पानी में मत गिरना, जैसा कि एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर ने कहा था। पहला पुरुष छात्र, तुम शुरू कर सकते हो। जैसे ही हनरोरो ने बोलना खत्म किया, पहला पुरुष छात्र आगे बढ़ा। उसके साथ सोल रिंग्स चमक उठे। साफ था कि वो इनर कोर्टयार्ड का एक सोल सेज था। वो बिना किसी सहारे के उठ गया और वेल्ड लड़कियों की ओर बढ़ा। अब तक हुओ युहाओ ने अपना ध्यान वापस पा लिया था। उसने उस उड़ते हुए छात्र को देखा और मन में सराहना की।
इनर कोर्टयार्ड के छात्रों की क्षमताएं अब भी उतनी ही मजबूत हैं। ये छात्र मुझसे थोड़ा बड़ा लग रहा है। शायद ये एजिलिटी टाइप सोल मास्टर है। ये सच में बहुत तेज है। कोई आश्चर्य नहीं कि इसे पहला स्थान मिला। सोल सेज के लिए 100 मीटर की दूरी कोई बड़ी बात नहीं थी। ये युवक पहले भी कई बार ब्लाइंड डेट में भाग ले चुका था। जैसे ही वो वेल लड़कियों के पास पहुंचा, उसने अचानक दोनों हाथ ऊपर उठाए और सोल पावर से एक तेज हवा बनाई जो तिरछी ऊपर की ओर चली गई। उसी समय वो हवा महिला छात्रों की पोशाकें और बैम्बू हैट्स दोनों उड़ाने लगी। ये काफी चालाकी भरा कदम था। जब हवा उनके कपड़ों और बैम्बू हैट्स दोनों को उड़ाने लगे, तो लड़कियां क्या बचाएंगी? कुछ चीखें सुनाई दी। कुछ कम अनुभवी महिला छात्रों ने झट से अपने कपड़े पकड़ लिए और अपनी सोल स्किल्स का इस्तेमाल करना भूल गई। उनके बैम्बू हैट्स तुरंत उड़ गए। कुल 16 महिला छात्राएं थीं। कुछ ही सेकंडों में उनमें से आधी के बैम्बू हैट्स उड़ चुके थे और उनके चेहरे सबके सामने आ गए। सॉरी, जूनियर्स एंड सीनियर्स, उस युवक ने हंसते हुए कहा। उसकी आंखों में थोड़ी शरारत छलक रही थी। उसने हवा में मुड़कर बाकी लड़कियों के बैम्बू हैट्स हटाने की कोशिश तक नहीं की और वहां से लौटने की तैयारी की। बदमाश, किसी ने गुस्से में चिल्लाया। बीच की तरफ खड़ी एक महिला छात्रा ने अचानक हाथ उठाया और उसकी दिशा में वार किया। ऐसा नहीं लगा कि उसने कोई सोल स्किल इस्तेमाल की। बस मुट्ठी घुमाई और उसके साथ ही एक धीमी ड्रैगन रोर सुनाई दी। एक सुनहरी रोशनी का गोला उसकी ओर चला गया। उसका बैम्बू हैट अब भी सिर पर था। युवक खुश था, सोच रहा था कि यह हमला कमजोर है। उसने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उस ऊर्जा को छुआ, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उस गेंद के अंदर की सोल पावर बेहद उग्र और ताकतवर थी। छूते ही वह फट गई। भले ही उसने एक रक्षात्मक सोल स्किल चला ली थी, फिर भी वह विस्फोट से उड़ गया और लगभग पानी में गिर पड़ा। हालांकि वह इनर कोर्टयार्ड का छात्र था, उसने तुरंत खुद को संभाला। उसकी पीठ पर चांदी के पंख उभर आए। उन्होंने उसे वापस संतुलित किया और पास के एक कमल पत्ते पर आकर उतर गया। किनारे पर आउटर कोर्टयार्ड के छात्रों ने उसकी तारीफ में शोर मचाया, लेकिन उन्हें क्या पता कि अंदर से वह पसीने पसीने हो चुका था। उसकी ऊर्जा पूरी तरह उथल पुथल में थी और वह अपनी सोल पावर से उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। वह कौन थी, इतनी ताकतवर? शायद वह सिर्फ सोल सेज नहीं बल्कि सोल दुलू है। हे भगवान, क्या महिलाओं में सोल दुलू भी है? तो फिर तो हमें बहुत मुश्किल होगी। सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट सिर्फ एक डेट नहीं था, बल्कि ये पुरुष और महिला छात्रों के बीच एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा भी थी। उस सोल सेज को लगा था कि वह आज के मजबूत पुरुष छात्रों में से एक है, लेकिन अब उसे काफी निराशा हुई। होयुहाव, जो तीसरी पंक्ति के सबसे पीछे खड़ा था, उसके चेहरे पर शंका थी। उस लड़की की आवाज उसे कुछ जानी पहचानी लगी, पर वह साफ नहीं सुन पाया। हनरुरु हंस पड़ी। महिला छात्रा नंबर 8, तुम सीधे पुरुष छात्रों पर हमला नहीं कर सकती जब तक वे तुम्हारे क्षेत्र में ना आए। लेकिन इस बार हम इसे छोड़ देते हैं क्योंकि पुरुष छात्र नंबर 1 ने सच में हद कर दी थी। आगे से कोई अपवाद नहीं होगा। उसकी बात सुनकर बाकी लड़कों ने राहत की सांस ली। ये लड़कियां तो बहुत खतरनाक हैं। अगर सबने मिलकर हमला कर दिया तो कोई भी पानी में गिर जाएगा। जंग लेक्सर ने कहा, ठीक है पुरुष छात्र नंबर 2, अब तुम्हारी बारी है सज्जनता से पेश आना। दूसरा छात्र पिछले वाले से सबक लेकर थोड़ा हिचकिचाया। अब सभी महिला छात्राएं पूरी तरह तैयार थीं। वह बिना कुछ किए वापस लौट आया। किसी की टोपी नहीं हटी। कुल 16 लड़कियां थीं। शुरुआत में ही 8 की टोपी उड़ चुकी थी। यह सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट में बहुत ही दुर्लभ था। अब बाकी पुरुष छात्रों के लिए यह बहुत मुश्किल था। जो लड़कियां अब तक अपनी टोपी संभाले हुए थीं, वे बहुत मजबूत थीं। 36 पुरुष छात्रों ने बारी बारी से कोशिश की और काफी देर बाद जाकर किसी की एक और टोपी हटी। होयुहा आखिरी था, बस सबका प्रदर्शन देख रहा था। कुल 3 सोल सेज पुरुष छात्र थे। बाकी सोल एम्परर या सोल किंग सत्र के थे, जो काफी अच्छा था। मगर समस्या ये थी कि महिला छात्रों में भी कई सोल सेज थीं। महिला छात्रा नंबर 8 के अलावा कम से कम 4 और सोल सेज थीं। जब युहाओं की बारी आई, तब भी 4 लड़कियों की टोपियां बाकी थी। जैंगलेक्सुअन ने पुकारा, अरे मैं तुझे आधे दिन से ढूंढ रही थी। युहाओ, तू पीछे क्यों खड़ा है? जितना अधिक अभ्यास करता है उतना पीछे चला जाता है। अब 4 टोपी बाकी है। तेरी बारी है। युहाओं के मन में कड़वाहट आई। बड़ी सीनियर, तुमने तो कहा था कि बस औपचारिकता निभा लेनी है, फिर नाम क्यों पुकार लिया? लेकिन फिर भी उसे अब सामने आना ही था। वो यहां तक आया था, अब पीछे हटना ठीक नहीं था। वैसे भी कल उसका ग्रेजुएशन टेस्ट था और वांग यान ने भी कहा था कि जंग लेक्सुअन को नाराज मत करना। युहाव धीरे धीरे अपने कमल पत्ते से आगे बढ़ा।
वह न तो किसी की तरह चमकदार दिख रहा था, न ही उसके सोल रिंग्स चमक रहे थे। वह बस शांत भाव से चलता गया। ज़ंगलक्सुअन मुस्कुराई और बुदबुदाई, "ये तो सच में सिर्फ़ औपचारिकता निभाने आया है।" किनारे पर आउटर कोर्टयार्ड के छात्र हैरान होकर बोले, "अरे! देखो, ये सीनियर झील की सतह पर ऐसे कैसे चल रहा है? ये कौन-सी कला है?" कोई बोला, "शायद ये सोल सेज है और अपनी ऊँचाई नियंत्रित कर रहा है। पर ये इतनी आसानी से कैसे चल रहा है?" दूसरा बोला, "नहीं, ऐसा नहीं। इसके पास आइस टाइप क्षमता है। ये चलते हुए नीचे बर्फ की एक पतली परत बना रहा है, इसलिए इसे चलना इतना आसान लग रहा है। उड़ने में इतनी सहजता नहीं होती।" ये कहने वाला था जिनशा, जिसे युहाओं ने पहले भी देखा था। जैसे ही युहाओं झील के उस द्वीप पर पहुंचा, वह उन लड़कियों के सामने आ गया। असल में उसने सोचा था कि बस एक चक्कर लगाकर लौट जाएगा, लेकिन जांग लेक्सुआन उस पर नजर रखे हुए थी। अगर वह कुछ नहीं करता, तो शायद वो उसे छोड़ती नहीं। ये सोचते हुए वह रहस्यमय ढंग से सीधा उस लड़की के सामने पहुंचा जो महिला छात्रा नंबर 8 थी। वही जिसकी आवाज उसे जानी पहचानी लगी थी। उसने हाथ बढ़ाया और उसकी टोपी की ओर बढ़ा। हाँ, बस हाथ बढ़ाया। न कोई तेजी, न कोई चमक। बिल्कुल सामान्य ढंग से उसे लगा, इतनी ताकतवर लड़की तो आसानी से रोक लेगी और फिर वह लौट जाएगा। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि वह लड़की अपनी टोपी की रक्षा करने की कोई कोशिश नहीं कर रही थी। उसने टोपी का किनारा पकड़ने दिया। अब युहाओं के पास हाथ रोकने का कोई मौका नहीं था। अगर वह अब टोपी नहीं हटाता तो लड़की और इस समारोह दोनों के प्रति अपमान होता। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने विचार कमेंट करना, अगले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।